जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं प्रतिदर्शी प्रश्न कक्षा 10 विषय विज्ञान। मेरे प्रिय विद्यार्थी, जो आप 29 फरवरी को एग्जाम देने जाने हैं और ये आपका मॉर्निंग डोज है, मतलब सुबह की दवा की तरीके से आप लेके जाइएगा। और यदि ये आप पूरा अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं, ये पूरा यदि वीडियो आप देख लेते हैं सुबह मॉर्निंग में उठ के, ठीक है, जैसे दवा खाते हैं ना सुबह शाम, तो आप मॉर्निंग में उठ के क्या कर देते हैं, खाली पेट आप इसे देख लेंगे ना, तो आप 70 में से एज इट इज 60 से लेके 65 को, यानी 65% क्या हो गया, 65 नंबर आप इसी से पीट के आने वाले हैं। ठीक है, तो आप ये जो क्वेश्चन है इसको सोल्यूशन के साथ आपको एकदम अच्छे तरीके से डिटेल में आपको सारा चीज बताया जाएगा, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो देखिए ये आपका क्या हो गया, हम ये सब बकवास वाली चीजें पहले नहीं करते हैं कि इतना मिनट ये पढ़ने के लिए, ये सीधे नहीं, अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। क्योंकि हमारा क्या हो गया, जो भी गोल है ऑन द फोकस रहेगा किस पे, गोल पे। ठीक है, ये हो जाएगा, होल पे रहेगा तो गोल पे काम चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, इतना रहेगा, बहुविकल्पी रहेगा, तो इसे आप ध्यान से सुनिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, यहां से इसमें तुमसे पूछा दो पृष्ठी से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम, याद रखना पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम कहेगा तो दर्पण हो जाएगा। यदि केवल पारदर्शी माध्यम बोला तो आर पार हमें दिख रहेगा, दर्पण वाले रीजन में पार हमें दिखता नहीं है। ठीक, तो कह रखा पारदर्शी माध्यम दो, एक या दोनों पृष्ठी गोली हैं तो वो क्या कहलाते हैं। इसमें देखो क्या कह दिया, एक पृष्ठ से ये हो गया, मान लेते दूसरा पृष्ठ ये हो गया, तो ये देखा जाए तो लेंस बनेगा। कौन सा लेंस, गोलीय लेंस बनेगा। क्या बनेगा, गोलीय लेंस। तो कहीं ऑप्शन दिया, सी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन आपके सामने ये हो जाएगा। मतलब पहले का आपको सी रट्टा मार के जाना भाई, किसी भी तरह से हमें 65, मतलब 65 आपको क्या कर देना, आउट ऑफ 70 लेकर आनी ही आनी पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया। इसमें मोटिवेशन पूरी जी जान के साथ भरी रहेगी। ठीक है, कोई डिप्रेशन वगैरह नहीं करिएगा। ठीक है, जितने भी आपके मान लेते हैं। ठीक है, दूसरा अननोन नंबर रहेगा, जैसे आपको ब्लैक लिस्ट में नंबर पड़ेगा तो डिप्रेशन में मत होइएगा। नहीं वो बोल नहीं रही है सर जी आज का पता नहीं खाना खाई कि नहीं, बाबू सोना वाले प्लीज आप साइड में रहिएगा। ठीक है, उन्हीं विद्यार्थी पढ़ेंगे जो आप पूरी एनर्जेटिक के साथ रहेंगे। इसमें पूछा दंत विशेषज्ञ मरीजों द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो दांत वाले डॉक्टर रहते हैं हमारे सर, वो क्या करते थे, दांत जैसे दांत आपका खोड़िल हो गया, सड़ गया है, तो उसे देखने के लिए एक दर्पण का प्रयोग करते हैं। उस दर्पण को क्या कहते हैं वो भी नाम बताना पड़ेगा। तो बताओ प्रतिबिंब कौन बड़ा दिखाई देता, अवतल दर्पण दिखाता प्रतिबिंब को बड़ा, तो अवतल दर्पण कह दिया, ए वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इस पे आपको क्या कर देना, टिक मार देना, 150% सही है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दे रखा है, यहां से देखिए, किसी उत्तल दर्पण के सामने 2f और अनंत के बीच में कोई वस्तु रखी गई तो प्रतिबिंब कहां बनेगी। करिए सबसे पहले उत्तल दर्पण आपको लेना है। उत्तल दर्पण में आपको क्या कर देना, जो वस्तु रखी गई अनंत और 2f के बीच में कहीं रखी गई, तो जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। तो आपका कहीं दे रखा ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इज द करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहां दे रखा है, इसके ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ये भी अति महत्वपूर्ण है। मानव नेत्र के, ठीक है, मानव नेत्र अभिलेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को फोकसित यानी फोकसित करता है। ठीक है, फोकसित करता है तो यानी ऐसा होने का कारण क्या कहलाता है। इसमें क्या कहा दिया है, कोई वस्तु नजदीक है कि दूर है, हम अपनी आंखों की फोकस दूरी को एडजस्टमेंट करके, मतलब एडजस्टमेंट करके हम वस्तु को स्पष्ट अपनी आंखों पे प्रतिबिंब बनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। तो ऑप्शन कहीं दे रखा समंजन क्षमता, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अब सर जी कहेंगे जरा दृष्टि क्या होता, दोस्त ऐसा दोस्त न तुम्हें दूर की वस्तु दिखती है न तो नजदीक की वस्तु दिखती है, उसे हम जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। निकट दृष्टि दोष क्या होती है, ऐसा दोष जिसमें तुम्हें क्या कर देती है, जिसमें तुम्हारे पास क्या होती है, नजदीक की वस्तु तो दिखती बट दूर की वस्तु तुम्हें स्पष्ट रूप से नहीं दिखती, उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। याद रखना, जो दोष है वही तुम्हें दिखेगा। निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु दिखेगी बट दूर की वस्तु नहीं दिखेगी, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखकर दिखाइए निकट दृष्टि के दोष के लिए, निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, और दीर्घ दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं निवारण के लिए। आप दोनों कमेंट बॉक्स में प्लीज आप लिख के दिखाइएगा, क्योंकि आप ये दोनों क्वेश्चनों में से निकट दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन में से 2 नंबर या 4 नंबर का आपका एक क्वेश्चन कंफर्म है। कंफर्म भाई, इसमें कोई कटौती नहीं है, ये कंफर्म आने ही आने वाला है।
ठीक है। अब यहां से तुम्हें क्या कर देना है, सबसे पहले जो ए दे रखा और बी दे रखा, इसे सबसे पहले तुम्हें मिलान करना है। ये मिलान करके इसकी एसआई यूनिट से मिलान करके नीचे जो ऑप्शन दे रखा है, ये जो नीचे ऑप्शन दे रखा है, इस पे आपको टिक मारना। चलिए मिलान करना हमारे साथ ही स्टार्ट करिए। विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, तो वोल्ट पे लगाएंगे। विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, तो हमने एम्पियर पे लगा दिया। थोड़ा सा रॉन्ग हो गया भाई, ठीक है, ठीक, ये एम्पियर पे मार दिए। अब विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट, तो हमने वाट पे मार दिया। प्रतिरोध का मात्रक ओम, तो ओम पे मार दिए। मतलब पहला देखा जाए चौथे पे और दूसरा देखा जाए तो पहले पे, तो कहीं ऑप्शन दिया तो ये वाला डी वाला ऑप्शन देखिए आप सकते हैं, नीचे यहां से हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। ठीक, इस पे आप क्या कर देंगे, टिक मार देंगे। आपके सामने ये रहा। ठीक है, आपको देखो यहां से क्या दे रखा, क्वेश्चन नेक्स्ट दे रखा है, कह दिया है दो चालक तार जिसके पदार्थ की लंबाई और व्यास समान है, मतलब दो तार ले लिए हैं, उसकी लंबाई और व्यास दोनों समान है। चलो सही, हमने मान लिया। किसी विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में, ठीक है, श्रेणी, पहले उसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, फिर पांच क्रम में जोड़ा जाता है, मतलब पैरेलल जोड़ दिया जाता। तो श्रेणी क्रम और पांच क्रम में उष्मा का, ठीक है, उष्मा का तुम्हें अनुपात बताना। यदि दो चालक तार है, उसकी लंबाई और व्यास दोनों समान है, तो पहले श्रेणी क्रम में, फिर यदि पांच क्रम में जोड़ा जाता, श्रेणी क्रम का एक आता, पांच क्रम का चार आता, तो 1:4 कहीं दिया, तो 1:4 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, ये सामने रख दिया गया है। ठीक, 7वां नंबर क्वेश्चन तुमसे लिख दिया है, यहां से आप ध्यान से सुनिए। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, किसी विद्युत धारावाही सीधी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र आपको बताना। क्या, चुंबकीय क्षेत्र। सबसे पहले क्या कर दिया, एक सीधी, आपको सबसे पहले एक परिनालिका लेना। ये भी किसकी बनी होती, लोहे की बनी होती है, सॉफ्ट लोहे की बनी होती। इसके ऊपर क्या कर देते हैं, कॉपर की ऐसे वायरिंग कर देते हैं, और नीचे क्या कर देते हैं, यहां पर V वोल्ट की एक बैटरी लगा देते हैं। तो ये बन के तैयार हो जाता है सोलेनाइड। क्या बन के तैयार हो जाता है, सोलेनाइड बन के तैयार हो जाता। तो इनके सिरों पे जो विद्युत बल होता है, क्या होता है, ज्यादा होता है। विद्युत चुंबकीय की क्षेत्र क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, ये होती। तो पहला दे रखा शून्य, ये तो रॉन्ग हो जाएगा, कहीं दिया ज्यादा। सबसे पहले सी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इनके सिरे, मतलब कोई जो चुंबक रहता है, उनके सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र क्या रहता है, ज्यादा रहता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा रहता, तो इस पे आप सी वाले ऑप्शन पे टिक मार देंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन तुमसे पूछा बेंजीन। बेंजीन का फार्मूला देखा जाए तो C6H होता है, यानी C6H6 जिसका फार्मूला होता है वो क्या होता है, बेंजीन होता है। ठीक है, तो आपका यानी पहला दे रखा कार्बन 1 2 3, मतलब ये, अब देखिए ये चीज, ये बेंजीन कभी भी बनता है एक बांड छोड़ के, पहले सिंगल बांड, फिर डबल बांड, सिंगल बांड डबल बांड, सिंगल बांड डबल बांड। तो ये वाला सी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन आपके सामने हो जाएगा इसके बारे में। ठीक है, यानी सी वाला ऑप्शन इस पे टिक मार देंगे। ठीक है, इसमें तुमसे पूछा है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा समजाति श्रेणी क्या होती है। याद रखना, ये भी आपसे पूछ सकता है, समजाति श्रेणी किसे कहते हैं, उदाहरण दिए 2 नंबर में पूछ सकता। तो लिखिए, याद सुनिए, समजाति श्रेणी ऐसी श्रेणी होती है जिसमें CH2 का अंतर होता है और एक ही जाति से प्राप्त होती है, तो उसे समजाति श्रेणी कहते हैं। अब इसमें तुम्हें बताना समजाति श्रेणी, ये वाला जो पोर्शन है, तो ये देखा जाए किस फार्मूले पे बैठ रहा है, एल्केन के बैठ रहा है। किस पे बैठ रहा है आपके सामने, एल्केन पे बैठेगा। एल्केन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n और प्लस में क्या होता है, 2 होता है। ये एल्केन का फार्मूला होता है। ठीक, तो ये बैठ रहा, तो इस पे आपको क्या कर देना, टिक मार देना। पहला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पे तुमसे पूछा एक एल्कोहल ग्रुप है, एक CHO ग्रुप, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो ये जाहिर सी बात क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, ये एल्केन पे बैठ रहा, मगर ये एल्कोहल ग्रुप पे बैठ जाएगा, तो ये भी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखा जाए तो नेक्स्ट वाला ये जो पोर्शन है, तो यानी CH3CO, मतलब ये एल्कोहल ग्रुप है, ये मेथिल एल्कोहल है और एथिल एल्कोहल का अंतर देखा जाए तो आपका CH2 ग्रुप का अंतर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी पहला और चौथा क्या हो जाएगा, इज द करेक्ट ऑप्शन आपके सामने ये रहा। ठीक है, तो कहीं दिया पहला और चौथा, तो पहला और चौथा ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन आपके सामने ये रहा। 10वां नंबर तुमसे क्वेश्चन पूछ दिया है। 10वां नंबर आपके सामने यहां दे रखा, क्या दे रखा, भूपर्पटी पर, यानी पृथ्वी के भूपर्पटी में प्रकृत रूप से पाए जाने वाले तत्व और यौगिकों को कहते हैं। मतलब जो हमारी धरती पर पाई जाती है प्राकृतिक रूप से उसे खनिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। तो आप खनिज इस पे टिक मार दीजिएगा इसके बारे में। अब 11 नंबर क्वेश्चन तुमसे पूछा है, यानी दांत का क्षय कब आरंभ होता है। दांत क्षय मतलब सड़ना, मतलब दांत कब सड़ना स्टार्ट होता है, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। यदि हमारे माउथ की एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करती, मतलब एसिडिक प्रॉपर्टी मतलब अम्लीय प्रकृति यदि बढ़ेगा तो हमारा दांत सड़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या दे रखा है, एसिडिक प्रॉपर्टी 5.5 से क्या होगा, कम होगा। 5.5
5 से कम होगा। अब कितने लोग कहेंगे सर आप अभी बोले हैं अधिक, इसीलिए हम पीएच वैल्यू हम आपको बता देते हैं यहाँ से दिखा के। देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, बीच में 7, यहाँ पर कर देते हैं 6, 5, 4, 3, 2, 1। मतलब इधर तुम जितना जाओगे उतना तुम्हारे अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी, मतलब पीएच वैल्यू घटेगी। ये जो पीएच वैल्यू घटेगी तो अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी, इसीलिए हमने क्या कर दिया, बी वाले ऑप्शन पे मारा हुआ है। ठीक है, इसमें तुमसे नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये दे रखा, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करके जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता। मतलब सबसे पहले जिंक लेना है, देखिए हमने क्या ले लिया, जेडीएन ले लिया, उसे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 के साथ जब अपक्रिया कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, JDNSO4 बनेगा और प्लस में तुम्हारे पास क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो ये अपक्रिया देखा जाए, इस अपक्रिया को विस्थापन अपक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विस्थापन अपक्रिया बोलते हैं। तो हमने पहला स्टेटमेंट सही समझा। दूसरा दे रखा, जिंक ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके जिंक ऑक्साइड बनाता। मतलब जिंक है जो वो ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके जिंक ऑक्साइड बनाता। क्या बनाता है, जिंक ऑक्साइड। तो ये देखा जाए तो जिंक पहले हो गया, ठीक है, और प्लस में ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके क्या बना दिया, JDNO बना दिया। तो ये देखा जाए तो योगात्मक अपक्रिया है। योगात्मक मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, मतलब एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, तो अब इसमें हम ऑप्शन पे आते हैं। तो ये देखा जाए पहला ऑप्शन दे रखा, दोनों कथन फर्स्ट और सेकेंड तुम्हारे पास क्या हो गया, रॉन्ग है। ठीक, दोनों सही, यानी तुम्हारे पास क्या दे रखा, सही है, मगर तर्क जो तुम्हारे पास क्या हो गया, परिकथन को तुम्हारे पास स्पष्ट नहीं करता। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, भन्न से रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे पर रॉन्ग, हमसे पीछा है, यानी सेकेंड नंबर तुमसे पूछा, फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही है, परंतु तर्क अभिकथन स्पष्ट नहीं करता। तो ये भी सही आपका सही है। ठीक है, देखिए ये तुम्हारे पास क्या होगा, ये जो पोर्शन है सही है, मगर इसे ये विस्थापित नहीं कर रहा, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, लिखा है कथन फर्स्ट सही है परंतु कथन सेकेंड गलत कथन है। तो ये तुम्हारे पास क्या मार देंगे, सी वाले ऑप्शन पे क्या हो जाएंगे, आपको टिक मार देना इस पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां से 13 नंबर क्या क्वेश्चन दे रखा है, आपसे ध्यान से सुनिए। लिखा है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कर दिया। मतलब ये समीकरण दिया गया तो इसे पूरा करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए हैं और यहां से क्या बना दिए हैं, यानी क्या बना दिए, सोडियम एसीटेट बना दिए। सोडियम एसीटेट बना दिए प्लस में जल बना दिए। तो जाहिर सी बात एसीटेट बना है तो हमें क्या रखना पड़ेगा, यहां से CH3COOH को आपको रखना पड़ेगा। तो यहां से एक H ग्रुप निकलता है और यहां से OH ग्रुप, दोनों क्या कर देते हैं, निकल के H2O बना देते हैं, हमारे पास सोडियम एसीटेट बन के तैयार। तो इस तरह से देखा जाए तो ये वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, CH3COOH होता है। ठीक है, अब आते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन पे। 14 नंबर आपके सामने यहां से दे रखा है, लिखा अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह की, ठीक, वायु प्रवाह की सही मार्ग तुम्हें बताना। मतलब क्या दिया, सबसे पहले अंतः जो प्रवाह होता है, अंतः प्रवाह मतलब जो हम सांस लेते हैं तो हमारी सांस कैसे हमारे शरीर के अंदर जाती है। सबसे पहले क्या होती है, हमारे पास दो जो नाक होती है उसे हम नसा द्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नसा द्वार बोलते हैं। तो नसा द्वार के बाद क्या जाती है, ग्रसनी में जाती, ग्रसनी के बाद कंठ में जाती, कंठ के बाद श्वास नली में जाती, श्वास नली जो होती है कहां पर पहुंच जाती है, लंग्स यानी हमारे फेफड़े के कुपिका में पहुंच जाती। तो ऑप्शन कहीं दिया है, सबसे पहले नसा द्वार, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, कुपिका, मतलब डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, 150% सही हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। 15 नंबर यहां से दे रखा, निम्नलिखित कथन का, ठीक है, कथन तथा कारण को पढ़कर यानी सही विकल्प को तुम्हें क्या कर देना, पुष्टि करना। सबसे पहले कथन दे रखा है, पिता से प्राप्त क्रोमोसोम बच्चों का लिंग निर्धारित करता है, 150% से, क्योंकि पिता के पास कौन सा क्रोमोसोम होता है, XY क्रोमोसोम होता है, जो क्या करता है, लिंग निर्धारित करता है, बच्चा लड़का होगा कि लड़की होगा। ठीक है, तो इस पे क्या कर देंगे, आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कथन दे रखा, मानव पुरुष में X तथा Y गुणसूत्र होते हैं। मतलब जो मानव हमारे पुरुष होते हैं उसमें XY गुणसूत्र दोनों सही है। मतलब पहला कथन और दूसरा कथन दोनों आपका 150% सही है, और जो सेकेंड कथन पहले कथन को एकदम से सही से संतुष्टि कर रहा है। तो इसमें कहीं ऑप्शन दिया है, ठीक है, तो इसमें लिखा है कथन, ठीक है, कथन और कारण दोनों सत्य है और सही व्याख्या करा। तो ए वाला ऑप्शन पे क्या कर देंगे, आपको टिक मार देंगे इस पे। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये दे रखा, विद्युत यानी आवेग का प्रवाह की सही दिशा बतानी। जो विद्युत प्रवाह और इसको सही दिशा बतानी। देखिए सबसे पहले एक न्यूरॉन इसे देता मैसेज, फिर दूसरा न्यूरॉन, फिर तीसरा न्यूरॉन, इसी तरह से ये चलता चला जाता है। ठीक है, तो सही कथन आपको बताना। तो सही कथन क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें सही। ठीक है,
17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये दे रखा थायरॉक्सिन के बारे में, ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है। थायरॉक्सिन मतलब हमारे गले के रीजन पे एक थायराइड ग्लैंड पाई जाती है जो थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन करती है। क्या? थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन करती है। नहीं बोलते हैं कि इनको आयोडीन की कमी हो गई थी, घेघा रोग हो गया, ठीक, तो वही तुम्हारे पास थायरॉक्सिन होती। तो पहला तुम्हारे पास क्या होता है, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह आवश्यक है। तो ठीक है, यहां पर याद रखना नहीं पूछा हुआ, ठीक है, एक बार इसी को अंडरलाइन आपको करना है, ठीक है। थायरॉक्सिन का संश्लेषण के लिए, ठीक है, लौह आवश्यक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लौह आवश्यक किसके लिए होता है? हीमोग्लोबिन के लिए। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इज द करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं। जो थायरॉक्सिन होता है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा का उपचयन करता है, 150% सही है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्लैंड की को आयोडीन की आवश्यकता होती, तो ये भी सही होती। थायरॉक्सिन को हम थायराइड हार्मोन भी कहते हैं, ये भी आपका सही ऑप्शन है, ठीक है। अब आते हैं 19 से नंबर पे, 18 नंबर पे क्वेश्चन पूछ दिया। 18 नंबर पे हमसे यहां पर मिल लेते हैं इनसे, ठीक है, ये दे रखा और इसके नीचे हमारे पास क्या दे रखा? ऑप्शन। इसमें ए और बी और सी तुम्हें बताना। ए जो होता है इससे क्या हो जाती है, हमारी ऊपर की यानी पेड़ का जो ऊपरी सतह होता है, जैसे क्या हो गया, सूट वाला रीजन वो बनाता है। सूट मतलब हम क्या बोलते हैं? प्राकुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकुर बोलते हैं। तो ये आपका प्राकुर सही हो जाएगा, ठीक है। और ये जो बी वाला पोर्शन होता है ये बीज पत्र होता है, जब तक रहता है जब तक हमारा बीज अच्छे से डेवलप नहीं हो जाता, तो बीज पत्र हो जाएगा। और तुम्हारे पास सी वाला जो रहता है तुम्हारे नीचे जड़ को बनाने का काम करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मूलाकुर बोलते हैं। इस तरह से देखा जाए तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन आपके सामने ये रहा, ठीक। अब हम 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहां से देख लेते हैं। लिखा है जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में, ठीक है, संतति में तुम्हें क्या कर देना? परस्पर अधिक समानता होती है। तो 1 नंबर का ये दे रखा। इसमें लिखा अलैंगिक जनन केवल और एक जनन की आवश्यकता होती है, मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें एक ही जनन की आवश्यकता होती है। इसमें मेल और फीमेल नहीं, केवल कोई एक पार्ट तुम लेकर आए प्लांट का, उससे नया प्लांट बना दिए। तो ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन। दूसरा पढ़ते हैं, अलैंगिक जनन युग्मक शामिल नहीं होते। युगल मतलब समझते हैं जब मेल और फीमेल जब वो जाइगोट बनाते हैं, गैमिट का फर्टिलाइजेशन होता है तो उससे एक तुम्हारे पास गैमिट बनता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये भी क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा है, तीसरा में ऑप्शन दे रखा है अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से पहले होता, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अलैंगिक जनन लैंगिक जनन के बाद होता है, तो ये भी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। यानी पहला दूसरा ऑप्शन सही है, कहीं दिया पहला और दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस तरह से देखा जाए तो पहला दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला ए वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। 20 नंबर तुमसे क्वेश्चन पूछा है इसके सामने यहां पर, ठीक है। एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा होता। देखिए सबसे पहले बताओ कौन घास हो गया, घास को, ठीक है, पहला हो गया घास, ठीक है। घास रहता वो प्रोड्यूसर कहलाता है, जो हम क्या बोलते हैं? उत्पादक। ये हमारी सूर्य की उपस्थिति से अपना भोजन बना लेता स्वयं। तो बताओ ये घास को कौन खा गई? बकरी खा गई या हिरन खा गया। बकरी को कौन खा गया? तुम्हारे पास शेर खा गया। तो शेर तुम्हारे पास तीसरे नंबर पे है कि नहीं? तो शेर हमारा मांसाहारी है, तो पहले दे रखा यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये मांसाहारी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये था 20 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। जैसे देखिए हमने पूरा डिटेल के साथ जब तक सॉल्व नहीं कराते तो अपने हमारी जीरो, यानी जो डील है गार्डन नहीं होता, ठीक है। तो प्लीज आप इसे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो इधर आप सोल्यूशन के साथ आपको बताया जाएगा। दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसको आपको बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले दृष्टि दोष किसे कहते हैं इसे आप सुनिए, और ये कितने प्रकार के होते हैं इसका पहले सोल्यूशन देख लेते हैं हम अच्छे तरीके। देखिए हमसे इसमें पहला जो क्वेश्चन पूछा था, कह दिया है तुमसे दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। दृष्टि मतलब देखना, दोष मतलब कोई बीमारी होती है। लिखा है पहला क्वेश्चन लिखा है जब आंखों की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है तथा स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, यदि दिखाई देती है तो धुंधली दिखाई देती है। कहने का मतलब क्या कह दिया है, यदि हमारी आंखों की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है यानी खराब हो जाती है, तो जो भी वस्तु रहती है स्पष्ट रूप से हमें दिखाई नहीं देती है। यदि स्पष्ट रूप से दिखाई देती बट धुंधली दिखाई देती, उसी को हम क्या बोलते हैं? दृष्टि दोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंखों की दृष्टि दोष बोलते हैं, ठीक है। लेंस की फोकस दूरी संयोज यानी क्या होता है? समायोजित करके क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। मतलब क्या करते हैं? नेत्र जो हमारा है, नेत्र जो लेंस लगा है उसकी लेंस की फोकस दूरी को एडजस्टमेंट करते, मतलब समायोजित करके हम क्या कर देते? किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, उसी को समंजन क्षमता कहते हैं। तो ये समंजन क्षमता तक यहां पर हमसे पूछा था दृष्टि दोष किसे कहते हैं, हमने देख लिया। कितने प्रकार के होते हैं, तो ये कितने प्रकार के टोटल
टोटल 3 प्रकार के होते हैं। एक निकट दृष्टि दोष होता है, एक दूर दृष्टि दोष होता है, एक जरा दृष्टि दोष होता है। तो तीनों को आप बताएंगे तो आपका कितने नंबर हो जाएगा, 2 नंबर का यहां से बन जाने वाला है। ठीक है, उसी में नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा था, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी दूसरे का, ये भी 2 नंबर का पूछा है, हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात क्यों दिखाई देता। मतलब जब बारिश हो जाती है उसके कुछ समय के बाद हमें आकाश में इंद्रधनुष बनाई देता है। ऐसा आप देखे होंगे बरसात के सीजन में। तो एक लिखा क्या हो गया, वर्षा के पश्चात वातावरण में मौजूद वर्षा के विद्युत एक दूसरे के प्रिज्म की तरह काम करते हैं और अपवर्तित बिखरी हुई ठीक आंतरिक रूप से सूर्य की प्रकाश की ओर प्रतिबिंबित होती हैं, जिससे अंतिम परावर्तन होता है और फैलाव के आंतरिक परिवर्तन का पूर्ण क्रम यानी प्रकाश के ठीक आकाश में वर्षा के बुध इंद्रधनुष का निर्माण करती है। कहने का मतलब क्या कर दिया है, सबसे पहले हम आपको क्या कर देते हैं, यहां पर आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए ये आपके क्या हो गया, जल की बूंद हो गई। अब मान लेते हैं यहां से सूर्य की रोशनी पड़ी है, सूर्य की रोशनी जब पड़ेगी तो कुछ एंगल पे क्या हो जाएगी, ये एक्चुअल में डेविएट हो जाएगी। क्योंकि आप सुने होंगे यदि कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता तो कुछ एंगल पे क्या हो जाता, टेढ़ा हो जाता। ठीक है, एक्चुअल में इसे सीधे ऐसे जाना चाहिए था। ठीक है, मगर ये क्या हो गया, अपने एंगल पे क्या हो गया, विचलित हो गई है। ठीक है, तो ये बताओ क्या हो गया, एक बार यहां पर हुआ तो फिर यहां पर आ जाएगा और हमारी आंखें यहां पर होती हैं तो यहां पर क्या करेंगे, 7 कलर हमें अपनी आंखों पर क्या होगा, स्वतंत्र रूप से दिखाई देगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, यानी इंद्रधनुष का बनना होता है। तो सबसे पहले ये जो तुम्हारे पास क्या होता है, यहां पर रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन होता। क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता। अब आंतरिक तुम्हारे पास क्या होती है, आंतरिक परावर्तन अंदर की तरफ होता, फिर ये कि हमारे पास बाहर की तरफ जाता तो हमारे पास रिफ्रैक्शन होता है। तो ये 3 स्टेप होता है आपके इंद्रधनुष बनने में। तो ये आपको क्या कर देना, एक्सप्लेन कर देना था। ठीक है, अब उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा था, यानी उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। जो हमारे पास उत्तल लेंस होते हैं उसे अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, इसे आपको बताना पड़ेगा। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि उत्तल लेंस क्या कर देता, जो हमारी समांतर प्रकाश की किरणें आती हैं और किरणें आती हैं यदि उत्तल लेंस पे पड़ती हैं तो ये कई जगह क्या कर देते, उसे एकत्रित कर देता। इसलिए हम उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या कर देना, ऐसे एक उत्तल लेंस बना देना। ठीक है, ऐसे एक उत्तल लेंस बना दिए। सीधे प्रकाश की किरण जब आती है, प्लीज आपसे अनुरोध है, आप यदि लेंस बनाते हैं या दर्पण बनाते हैं तो आप प्लीज चांदा लेकर जाइएगा, चांदा से आप बनाइएगा। नहीं तो क्योंकि टीचर तुरंत उसे क्या कर देता, हम ऑफलाइन क्लासेस वगैरह में कोई भी लड़का यदि ऐसे इरेगुलर शेप का बताता तो हम भन से काट देते हैं। प्लीज आप अनुरोध है आपसे, ठीक है, चांदा लेके जाइएगा, एक बार ऐसे खींच दीजिएगा, एक बार ऐसे खींच दीजिए, अपने आप बन जाएगा। तो वही तुमसे कह दिया, एक यहाँ पर उत्तल लेंस है। ठीक, उत्तल लेंस पे प्रकाश की किरण यदि सीधी आती है तो एक बिंदु पे क्या कर देता है, ये एकत्रित कर देता है। इसीलिए हम क्या इसे बोलते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। अब नेक्स्ट तुमसे दे रखा उसी में अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण का तुम्हें एक एक प्रयोग बताना। 2 नंबर का एक एक प्रयोग सफिशियंट है। तो आप सबसे पहले आप एमसीक्यू यदि सही से लगाएं तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं नाक कान गला वाले जो डॉक्टर होते हैं प्रतिबिंब को बड़ा देखने के लिए प्रयोग करते हैं। दाढ़ी बनाने में इसी का प्रयोग, मेकअप बनाने में इसी का प्रयोग। अब उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, हमारी जो गाड़ी होती है, गाड़ी के बगल में शीशा लगा होता है, पीछे का प्रतिबिंब देखने के लिए हम क्या कर देते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए हम उत्तल दर्पण का यहां से प्रयोग लिख दिए यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां से दे रखा, इसे आप ध्यान से सुनिएगा। इसमें तुमसे कह दिया है, लिख दिया है, किसी 4 ओम प्रतिरोध के प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती तो प्रतिरोध के सिरे पर विभवांतर ज्ञात करना। कहने का मतलब एक हमारे पास कोई विद्युत उपकरण है, वो 4 ओम प्रतिरोध लेती है और प्रति सेकेंड जब चलती है तो 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न करती है। ठीक, तो क्या क्या दे रखा, 4 ओम दे रखा, मतलब आर की वैल्यू हमें यहां से दे रखा। और इसमें कितना, 100 जूल, तो 100 जूल यहां से दे रखा। प्रति सेकंड मतलब टी की वैल्यू कितना दे रखा है, 1 सेकंड दे रखा। विद्युत विभवांतर वी की तुम्हें वैल्यू ज्ञात करनी है तो आप फार्मूला पढ़े होंगे। ठीक है, वी की वैल्यू निकालने के लिए हम यहां से क्या कर देते हैं, देखिए वी की वैल्यू हमें निकालनी है तो एच बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर गुणे में टी और बटे में क्या होता है, आर होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला करेंगे, वैल्यू रख देंगे। देखिए आप एच की जगह क्या रख देंगे, 100, क्योंकि 100 जूल वो है। वी की हमें वैल्यू निकालनी तो हमें यहां पर रख दी। टी की वैल्यू कितना, 1 सेकेंड, तो हमने 1 यहां पर रख दिया। आर की वैल्यू कितना है, 4 है, तो हमने पर 4 यहां रख दिया। 4 से यदि तुम गुणा यहां पर कराओगे तो 100 गुणे में कितना हो जाएगा, 4, तो टोटल कितना हो जाएगा, 400। तो v बराबर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बराबर में 400। तो 400 को यदि करड़ी में लिया जाए तो ये 20 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर होता। तो ये 20 आप ए वाला यानी बी की वैल्यू जो आएगी 20 वोल्ट आएगी। तो आपको यहां पर चिपका देना इसके बारे में।
इसी के जस्ट नीचे 2 नंबर का और पूछ लिया है, कह दिया 20 ओम प्रतिरोध की विद्युत यानी प्रतिरोध की कोई हमारे पास विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है तो 30 सेकंड में कितना ऊष्मा उत्पन्न करे। कहने का मतलब हमारे घर एक प्रेस है, वो कितना ओम प्रतिरोध का, 20 ओम प्रतिरोध का, उसे 5 एम्पियर यदि धारा धारा दिया 30 सेकंड में, मतलब 30 सेकंड में कितना ऊष्मा वो निकाल देगा, कितना तेज गर्मी वो दे देगा, यही तुम्हें पूछा गया। तो इसमें क्या क्या पूछा है, सबसे पहले दे रखा 20 ओम, तो मतलब आर की वैल्यू दे रखी है, यानी 5 एम्पियर मतलब किसकी वैल्यू दे रखी है, आई की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, अब यहां से टी की वैल्यू कितना सेकंड चलता है, 30 सेकंड चलता है। एच की वैल्यू हमसे पूछा हो तो हम जानते हैं एच बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर में आर टी होता। तो आई की जगह हम क्या रख देंगे, 5 का स्क्वायर, और आर की जगह 20 रख देंगे, टी की जगह 30 रख देंगे। 5वां में 25 हो जाएगा और यहाँ से 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो 25 दूना 50 यानी 500 हो जाएगा, और यहाँ पे 30 यहाँ पर हो जाएगा, तो 25 गुणे 30 बराबर में कितना हो जाएगा, 15,000 जूल आपको टिक मार देना। कितना, 15,000 जूल आपको क्या कर देना, टिक मार देना इस पे। ठीक है, ये हो जाएगा। और इसमें चौथा नंबर हमसे क्वेश्चन पूछा, फ्यूज तार विद्युत संधारित्र को किस प्रकार से बचाता। मतलब जो हमारा फ्यूज होता है, ठीक है, फ्यूज हमारे जो भी हमारे घर के उपकरण होते हैं उसे कैसे बचाता है, ये भी आपको बारे में बताना पड़ेगा। तो इसमें देखिए क्या होता है, सबसे पहले फ्यूज के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए ऐसे हेडिंग डालिएगा, फ्यूज क्या डालिएगा, फ्यूज हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा विद्युत परिपथ में फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति होती है। एक स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप क्या होती है, जो परिपथ और संधारित्रों को सुरक्षा प्रदान करती है। लिख देंगे जो हमारे घर में उपकरण होते हैं उसे सुरक्षा प्रदान करती है। अब कैसे करती है, फ्यूज एक ऐसी धातु और मिश्र धातु की बनी होती है जिसका यानी टुकड़ा होता है जिसका गलनांक निम्न होता है। गलनांक मतलब समझते हैं, यदि ज्यादा उसे तुम गर्म करोगे तो भन्न से वो पिघल जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे घर के उपकरण खत्म यानी जलने से बच जाएंगे। ये किसके बने होते हैं, एल्युमिनियम, कॉपर और आयरन के बने होते हैं, मगर मोस्टली देखा जाए तो कॉपर और आयरन के तुम्हारे पास क्या होते हैं, बने होते हैं। अब ये कैसे काम करता है, सबसे पहले देखो क्या होता है, सबसे पहले यदि परिपथ में धारा का मान अधिक होता है तो फ्यूज तार क्या हो जाते हैं, ताप में वृद्धि होती है। मतलब तुम्हारे घर में यदि ज्यादा वोल्टेज एनर्जी आ जाएगी तो जो तार रहेगा उसका जो ताप रहेगा क्या हो जाएगा, उसमें ताप में वृद्धि हो जाएगी। यदि ताप में वृद्धि हो जाएगी तो भन्न से क्या हो जाएगा, वो तार पिघल जाएगा, भन्न से टूट जाएगा। यदि भन्न से टूट गया तो हमारे घर में जितनी भी तुम्हारे पास उपकरण है उसमें धारा बहने वाली नहीं है, जिससे हमारी जितनी भी युक्ति है वो क्या हो जाएंगे, सुरक्षित रह जाएंगे। तो ये भी तुम्हारे पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, चौथे का सेकंड नंबर क्वेश्चन तुमसे पूछा है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, उनके गुण तुम्हें लिखिए। विद्युत क्षेत्र रेखाएं के गुणों के बारे में बताना है। मतलब विद्युत ने चुंबक ही दे रखा। सबसे पहले चुंबक आप देखे होंगे, ठीक है, चुंबक के 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। ये देखिए हमारे पास चुंबक रखा। कभी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक पोल से निकलती हैं, नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में क्या हो जाती है, इंटर कर जाती है। प्लीज आप एरो दिखाइएगा। प्रकाश वाला चैप्टर है, चुंबक वाला चैप्टर, यदि चुंबकीय क्षेत्र दिखा रहे हैं तो आप जरूर एरो जरूर दिखाइएगा, क्योंकि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पूछ सकता है, तो उसमें एरो नहीं दिखाएंगे तो पता नहीं चलेगा, कुछ आपका नंबर कट जाएगा। तो ये छोटी छोटी आप यदि जानकारियां लेंगे तो उसी को आप अप्लाई कर सकते हैं। पहला लिख रखा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वक्र होती हैं। वक्र होती क्योंकि नॉर्थ से निकल रही साउथ में इंटर कर रही, इसलिए क्या हो जाती है, वक्र होती हैं। ठीक, पहला। दूसरा क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव चुंबक ध्रुव पोल से निकलती, उत्तरी ध्रुव से निकलती और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती, मतलब उत्तरी ध्रुव में निकलती और दक्षिणी ध्रुव में क्या कर जाती, घुस जाती हैं। ये हो जाएगा इसके बारे में। लिखा, 2 क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से कभी भी काटती नहीं है। बताओ, जैसे पैरेलल लाइन है, जैसे 2 धावक होते दौड़ते हैं तो उनकी लाइन फिक्स होती है, किसी में दौड़ना, यदि वो दौड़ेंगे दूसरी लाइन में क्या हो जाएंगे, फ्लॉप यानी फेल हो जाएंगे, तो इसलिए पहले अपनी ही लाइन में दौड़ना पड़ता है। तो दूसरा क्या दे रखा, चुंबक के ध्रुव के समीप जाने पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता। मतलब कौन, तो ध्रुव है, चुंबक है, ठीक है, चुंबक के सिरे पर मतलब चुंबक के कोने वाले रीजन पे यदि जाएंगे तो देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, ज्यादा, इस कोने पर ज्यादा, इस कोने पर ज्यादा होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है ज्यादा। तो इस पर आप क्या कर देंगे, टिक मार देंगे भन्न से। तो ये आपके बारे में 2 चीज हो गया, इसके बारे में 2 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा अथवा करके दिया है, लिखा 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से परिच्छेद नहीं करती। कहने का मतलब क्या कर दिया, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है एक दूसरे को परिच्छेद नहीं करती। ऐसा क्यों, इसके बारे में बताना। यदि 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर परिच्छेद करें तो परिवर्तन करने वाली बिंदु पर क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं होंगी। बस ऐसा संभव नहीं है, इसीलिए क्या होता है, परिच्छेद कभी भी नहीं करती। कहने का मतलब नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल में इंटर
इंटर कर जाती हैं। अब बताओ साउथ पोल से निकले नॉर्थ पोल में जाए तो अट्रैक्शन बीच में कहीं अटैच होने का मतलब इंटरसेक्ट होने का चांस होगा, बहकर ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो इसके बारे में मान देंगे। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा किसी विद्युत चुंबकीय रेखाएं स्थित विद्युत धारावाही आरोपित का बल का मान अधिक होगा। कहने का मतलब कह रखा है एक चुंबकीय क्षेत्र बना दिए, उसमें किसी चुंबक को रख दिया जाए, मतलब सॉरी चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, यानी विद्युत धारा का मान कब अधिक होगा इसके बारे में बताना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले क्या कर दिया है, जब किसी, ठीक है, जब किसी धारावाही चालक को यानी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता तो आरोपित बल कार्य करता है इतना, क्यों यह बराबर क्या होता है बी आई साइन थीटा, यह बराबर क्या होता है बी आई साइन थीटा, जहां यह बराबर तुम्हारे पास क्या होता है एफ बराबर देखा जाए तो तुम्हारे पास, ठीक है, यानी एफ बराबर बल होता है और बी बराबर तुम्हारे पास चुंबकीय क्षेत्र होता है, आई बराबर धारा होता है, एल बराबर तारक के चार की लंबाई होती और थीटा बराबर क्या होती है यानी धारावाही और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच बना कोण बताता है। ठीक है, ये बता देना है। फिर तुम्हारे पास कब मान अधिकतम होगा कि यदि साइन थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा तब तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, थीटा का मान 90 डिग्री रखा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र जो बल है वो ज्यादा हो जाएगी। तो लिखा एफ का मान जब 90 डिग्री होगा तो अधिकतम होगा, तो तुम्हारे चालक और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे को क्या होगी लंबवत हो जाएगी, तो आराम से वो कट कर देंगी। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको क्या बताना पड़ेगा, देखिए ये तुम्हारे पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, ठीक है, या तुम धारा मान सकते हो, इसमें एक तुम चुंबक यहां रख दोगे तो ये बताओ जितना ज्यादा वो क्या करेगी धारा को लेगी उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र वो डेवलप करेगी, तो ये लंबवत रखा जाएगा तो काम बनेगा तगड़ा। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बता दिए यहां से। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछा प्लेटिनियम सोना चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है। जो भी हमारे घर में प्लेटिनियम सिल्वर, ठीक है, सोना चांदी का प्रयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है, तो लिखेंगे प्लेटिनियम कामा सोना कामा चांदी सबसे कम अभिक्रियाशील होते हैं, इसीलिए हम क्या कर देते हैं उसका उपयोग करते हैं, क्योंकि ये क्या कर देते हैं ऑक्सीजन और आर्द्रता अम्ल के अन्य गैसों के साथ अभिक्रिया नहीं करते। जैसे आपके घर में औरतें होंगी, ठीक है, औरतें देखेंगे तो तुम्हारे पास सोना चांदी यदि पहनी रहेंगी तो 1-2 साल नहीं 10-10 साल पहने रहेंगी तभी उस सोने पे ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं। अब बताओ वही हमें क्या कर दिया जाए, किसका पहना दिया जाए, लोहा का पहना दिया जाए तो सस्ता भी होगा तो 1.5 किलो बनवा दिया जाएगा भाई गलवाल में, यहाँ कनवान में तो क्या करना पड़ेगा ऐसा थुन्नी लगाना पड़ेगा भाई चलो कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो इसीलिए क्या कर देते हैं हम सोने चांदी का उपयोग करते हैं। तो इसमें लिखा नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है धातु के सबसे कम तन्यता तथा आघात वर्धनता का गुण पाया जाता है, इसीलिए हम क्या कर देते हैं सोने चांदी का प्रयोग करते हैं। इसमें चमक होता है, सबसे बेस्ट चीज चमक होता है, इसीलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये 4-5 पॉइंट लिख देंगे, 2 नंबर आपका मिल जाएगा यहाँ से। प्लीज़ आप ये जो पढ़ाने जा रहे हैं ये वाला पोर्शन आप इसे मत भूल के जाइएगा, क्योंकि आपको क्या कर सकता है इसमें से दोनों में से कम एक क्वेश्चन आपका एज इट इज पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें तुमसे पूछा है, लिखा है निष्करण प्रक्रम से कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्क को उसके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जा सकता, 2 नंबर का है। ठीक है, तो इसमें तुमसे पहला क्वेश्चन पूछा, पहले निष्कर्षण समझते क्योंकि निष्कर्षण वर्ड पहले आया हुआ है, तो निष्कर्षण समझते क्या हो गया, धातु को उसके अयस्क से प्राप्त करना धातुओं का निष्कर्षण कराता। कहने का मतलब कोई धातु है उसमें बहुत सारे अयस्क है, उसे प्राप्त करना क्या कहलाता है, निष्कर्षण कहलाता। क्या कहलाता है, निष्कर्षण कहलाता। तो इसमें 2 चीज होती है, एक हमारे पास क्या होता है निस्तापन होता है, एक भर्जन होता है। ध्यान से सुनिएगा, निस्तापन और भर्जन में 1 पॉइंट का अंतर है भाई। ठीक है, लिखा तुम्हारे पास कार्बोनेट है, कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, निस्तापन बोलते हैं। कहने का मतलब क्या कह रहा है, कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, मतलब कोई कार्बोनेट अयस्क है वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करने पर, ठीक है, यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इसे क्या बोलते हैं, निस्तापन कहते हैं। क्या बोलते हैं, निस्तापन। याद रखना वायु की अनुपस्थिति होनी चाहिए, वायु की अनुपस्थिति में रहेगा तभी काम होगा। तो इसमें क्या कहते हैं जिंक कार्बोनेट, मतलब एक हम बोले धात्विक कार्बोनेट, कोई भी कार्बोनेट ले सकते हैं, तो जिंक कार्बोनेट हम ले लिए, इसे गर्म किए गए मगर ऑक्सीजन यहां नहीं होना चाहिए, तो जिंक ऑक्साइड बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो इस प्रक्रिया को हम निस्तापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निस्तापन। निस्तापन पूछेगा तभी ये परिभाषा लिखना और एग्जाम्पल लिखना है। और जस्ट नीचे तुम्हारे पास क्या दे रखा, भर्जन दे रखा। भर्जन क्या होता है, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में, वहां पर वायु की अनुपस्थिति थी, यहां वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म किया जाता बिना पिघलाए, ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता, इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। तो यहां पर दे रखा जिंक सल्फेट को, सल्फाइड दे रखा ना, जिंक सल्फेट को O2 की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता तो जिंक ऑक्साइड बनता प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड बनता, तो ये बन के तैयार हो जाएगा आपके सामने ये। ठीक है,
ये था इतना क्वेश्चन। और जस्ट नीचे 7वां नंबर क्वेश्चन पूछा, ससंयोजी आबंध किसे कहते हैं, कि ये दो लक्षण को आपको लिखना। ससंयोजी बंध पूछा है तो लिखा दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों को युग्म की साझेदारी से दोनों बंध पड़े आबंध प्रतिरोध को आबंध प्रतिरोध कहते हैं। कहने का मतलब क्या कर रखा, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्मों की जब साझेदारी होती, मतलब कोई दो परमाणु ए और बी है, उसमें इलेक्ट्रॉन की जब साझेदारी होती तो उससे के बीच में एक बंध का बनता, तो उसे क्या बोलते हैं, सहसंयोजी आबंध कहते। तो इस पे आप क्या कर देना, टिक मार देना। ठीक है, ये परिभाषा लिख दे। कोई दो लक्षण बताना है तो कितने लक्षण होते हैं, ये सामान्य दशा में द्रव तथा गैस अवस्था में पाए जाते हैं, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, ये यौगिक जल में क्या होते हैं, घुलनशील हो, मतलब सहसंयोजी बंध से जो भी यौगिक बन के तैयार होता हो क्या होता है तुम्हारे पास, जल में घुलनशील होता। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट तुम्हारे पास क्या होता है, समांतर विद्युत के ये क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। ये समांतर क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। तो इस पे आपको क्या कर देना, टिक मार देना इस पे। ठीक है, तो हमने 2 नंबर यहाँ से हमने कवर कर लिया। ठीक, इसका तुम्हें IUPAC नेम लिखना है। क्या पढ़ना, IUPAC नेम लिखना। तो सबसे दे रखा CH3 CH और CHO ग्रुप दे रखा। CHO ग्रुप मतलब एल्डिहाइड ग्रुप, तो आपको क्या लगा देना है, Al लगा देना। यदि OH रहता तो एल्कोहल ग्रुप OL लगाना, तो यहाँ पर Al आपको लगाना है। तो देखिए 3 नंबर 1 2 3, 3 के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोप, और इनमें सब में सिंगल बॉन्ड तो एन, और ये ग्रुप है तो Al, तो यानी क्या हो जाएगा, प्रोपेनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, प्रोपेनल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा CH यानी CH3 CO CH3 दे रखा। अब देखिए BH में CO जो ग्रुप है तुम्हारा कीटोन ग्रुप है। कीटोन ग्रुप के लिए हम क्या यूज करते हैं, AN यानी ONE1 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितने कार्बन है, 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए प्रोप, सब में सिंगल बॉन्ड तो N, और ये एक इओन ग्रुप है तो कीटोन ग्रुप यहाँ लगा दिया हमने। क्या हो गया, प्रोपेनोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन आपके सामने ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में ये हो गया। अब इसी का तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, कठोर जल को साबुन से अपचयित करने पर झाग का निर्माण करता है। झाग का निर्माण करता तो उसे आपको समझाना पड़ेगा इसके बारे में। तो लिखा तुम्हारे पास कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आयन होते हैं। जल साबुन कैल्शियम मैग्नीशियम आयनों से अभिक्रिया करता है तो अघुलनशील अवक्षेप बनाता है, और स्मग बनाने से क्या हो जाता है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा झाग की कम, तुम्हें क्या साबुन झाग बहुत कम देता। बताओ, झाग यदि कम देगा तो हमें अधिक से अधिक साबुन का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें एक्चुअल में होता क्या है, सबसे पहले तुम्हारे पास क्या होगा, सोडियम, यहाँ पर क्या होता है, साबुन होता। देखिए यानी तुम्हारे पास 17 32 CONA होता है। ये कैल्शियम की अभिक्रिया करके तुम्हारे पास क्या बना देता है, यानी C17 और H तुम्हारे पास 35 होता, CO और कैल्शियम और सोडियम होता है। ये जो अवक्षेप नीचे प्राप्त हो जाता है इसके बारे में यहाँ से, मतलब इतना आपको लिखना पड़ेगा तो आपको 2 नंबर कंप्लीट होगा। ठीक है, अथवा करके दिया वो भी नहीं करके मन करने का मन करता तो विकृत गंधिता प्लीज आप पढ़ लीजिएगा, और संक्षारण पढ़ लीजिएगा। ये दोनों में से एक कंफर्म आपका पूछा ही जाएगा। लिखा खाद्य पदार्थों में, ठीक है, उपस्थित तेल तथा वसा के मंद ऑक्सीकरण से उससे स्वाद और गंध में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित होता है। उसी को हम विकृत गंधिता बोलते हैं। कहने का मतलब जैसे पार्टी में शाम का खाना बना, सुबह तक कितने लोग ललचाह लोग होते हैं, क्या तो सुबह यूँ सोचते खा लेते, तो उसके स्वाद में क्या हो जाती है, चेंजेज हो जाती है, क्योंकि उसमें जो तेल और मसाला पड़ा हुआ तो ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके उसके स्वाद में परिवर्तित कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल भाषा में बसिया गया है। ठीक है, तो उसी को हम विकृत गंधिता बोलते हैं। अपनी मम्मी से पूछा बसिया का होता था, लिख बोलेंगे भन्न से, बसिया मतलब गन्नौरा खाना को बसिया बोलते हैं। ठीक है, तो वही विकृत गंधिता हमें पढ़ने के लिए दे दिया है। ठीक है, इससे बचाव कैसे करना, खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्र में रखना है। मतलब जो भी खाद्य पदार्थ रहेगा, पनीर बीन के क्या करेंगे, आप फ्रिज में उठा के लाग डाल देंगे, सुबह गर्माक फिर पीटेंगे, क्योंकि हम सब देसी स्टाइल वाले अन्य पूड़ी को तावा गर्म के करके सुबह खाएंगे। ठीक, ये सब अपना काम है। रेफ्रिजरेटर के अंदर रख देंगे, ठीक, सबसे सूटेबल है। और प्रतिऑक्सीकारक का प्रयोग करेंगे। प्रतिऑक्सीकारक क्या होता है, ये ऑक्सीजन को पकड़ लेगा, जिससे जो भी रिएक्शन हो रहा है उसे अनकम्प्लीट कर देगा, तो काम बन जाएगा। ठीक, नीचे दे रखा तुमसे रेडॉक्स अपक्रिया, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अपचयन, ठीक, एक पदार्थ का अपचयन तथा दूसरे का उपचयित होता, एक का अपचयित होता दूसरे का उपचयित होता। मतलब ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन भी होता, उसे हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया बोलते हैं।
ठीक, जैसे यहाँ पर हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो ये बताओ ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो गया, हट गया है, क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन यहाँ से हट के हाइड्रोजन से जुड़ गया, तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता। और ऑक्सीजन का किसी वस्तु में जुड़ना क्या कहलाता, उपचयन कहलाता। देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर आके जुड़ा हुआ है, तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगी आपके सामने यहाँ, ठीक है। और यहाँ से क्या रखा, एसिटीकरण अभिक्रिया क्या हो जाती है, एसिटीकरण अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल को एल्कोहल के साथ एथिल एल्कोहल और क्रिया से एथिल एसीटेट और जल का निर्माण करता है। ध्यान से पहले सुनिए, जब हम क्या कर देते, किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल को एल्कोहल के साथ अपक्रिया कराते हैं, किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम क्या करते हैं, एल्कोहल के साथ अपक्रिया कराते हैं, तो हमारे पास एथिल एसीटेट बनता है, प्लस में जल बनता है, और उसके क्या हो जाती है, जो गंध होती है थोड़ी सी मधुर होती है, इसी को हम एसिटीकरण अपक्रिया बोलते हैं। आपको अभी पहले रिएक्शन आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको पास एथिल एल्कोहल है और तुम्हारे पास सिरका, याद रखना एल्कोहल और सिरका की जो अपक्रिया होती है, प्रेजेंस ऑफ H2SO4 में तुम्हारे पास क्या बोलता है, एथिल एसीटेट बनता, प्लस में जल का निर्माण होता है, इसी अभिक्रिया को एसिटीकरण अभिक्रिया कहते हैं। याद रखना बस इतना, ठीक है। ये हो गया एसिटीकरण अभिक्रिया। अब नीचे तुमसे दे रखा बायो वाले पोर्शन में जैव नवीनीकरण और गैर जैव नवीनीकरण में अंतर तुम्हें बताना है। ये भी तुम्हारे कितने नंबर का है, 4 नंबर का। कितने नंबर का, टोटल 4 नंबर का है, ठीक है। तो जैव नवीनीकरण यानी बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसके बारे में आपको बता देना। तो जैव नवीनीकरण क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। तो बायोडिग्रेडेबल क्या पदार्थ होता है, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव नवीनीकरण पदार्थ कहलाते हैं। मतलब ऐसे पदार्थ जो किसी भी जैव, ठीक है, जैव नवीनीकरण मतलब कि कोई प्रक्रम है, जैविक प्रक्रम मतलब कोई बैक्टीरिया के द्वारा ब्रेक करके उसे हमारे मिट्टी में दोबारा मिला दिया जाता है, इससे हमारे यानी जो पर्यावरण उसे प्रदूषित नहीं होता, उसे हम क्या बोलते हैं, जैव नवीनीकरण बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया। जैसे तुम्हारे पास एग्जाम्पल समझोगे तो तगड़ा देखेंगे। जैसे तुम्हारे पास सब्जी के छिलके हो जाएंगे, सब्जी के छिलके हो, रद्दी कागज हो गया, ठीक है। ये सब तुम क्या करोगे, यदि जमीन में फेंक दिया जाए तो जो भी बैक्टीरिया रहता है उसे किल करके और क्या कर देते, उसे सड़ा देते, इसी को जैव नवीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। गैर जैव नवीनीकरण मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, अजैव नवीनीकरण कहलाते हैं, अजैव नवीनीकरण कहलाते हैं। जैसे तुम्हारे पास प्लास्टिक होगा, तुम सोचो प्लास्टिक को सड़ाने के लिए कईयों साल लग जाते हैं, नायलॉन हो गया, शीशा हो गया, ये सब तुम्हारे पास इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जैव नवीनीकरण पदार्थ, ठीक है, पदार्थ पर सूक्ष्म जीव का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ये सरल पदार्थों में, ठीक, ये छोड़िए यहाँ पर नहीं बोले क्योंकि ये सड़ रहा है भाई, ये पड़ेगा, ठीक है। जैव नवीनीकरण पदार्थों को, ठीक है, पदार्थों पर सूक्ष्म जीवों का अपना प्रभाव डालते हैं, उन्हीं को तरल पदार्थों में बदल दिया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जैव नवीनीकरण पदार्थ बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टेंशन नहीं लीजिएगा क्योंकि ये देखा जाए टाइम, इस समय देखा जाए तो 12:25 हो चुका है। कोई टेंशन नहीं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करेंगे, आपका सिक्योर होगा नंबर, ठीक है। किसी हमारे बताओ थोड़ी सी हमारी एफर्ट करने से किसी की ज़िंदगी बन जाए तो आप हमें एफर्ट करने में कोई परेशानियाँ नहीं है, ठीक है। तो नीचे और नीचे रखा अजैव नवीनीकरण पदार्थों का सूक्ष्म जीवों द्वारा कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था, यह सरल पदार्थों में नहीं टूट पाते हैं, ठीक है। इस पे मार देंगे इस पे। और 10वां नंबर क्वेश्चन पूछा, लिंग निर्धारण वंशागत कैसे होती है, मतलब लिंग निर्धारण क्या होता है, वंशागत कैसे होती है, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। देखिए मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें 44 कायकी गुणसूत्र कहलाते हैं और जो 2 जोड़ी रहते हैं लिंग हेट्रो, ठीक है, लिंग तुम्हारे पास हेट्रोसोम्स यानी कहलाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। मतलब कोई एक आदमी है, मानव हो, तो उसमें टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, जो 44 गुणसूत्र होते हैं कायकी जनन होते हैं, और जो 2 जोड़ी होते हैं वही निर्धारित करते हैं बच्चा गर्ल्स होगी या बॉयज होगा, ठीक है। तो इसके बारे में बता देना यहाँ से, ठीक है। लिखा मानव नर में यक्ष वाई गुणसूत्र होते हैं, मादा जन्म में मादा में क्या होते हैं, यक्ष गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। और यहाँ से इसी के बाद जाते हैं यहाँ पर। अब बच्चों में निर्धारित कैसे होता है, लिंग कैसे बताते हैं। सबसे पहले देखिए मानव में, ठीक है, मानव नर रहेगा तो यक्ष और मादा रहेगा तो वाई गुणसूत्र होते हैं। बच्चों के लिंग निर्धारण के निषेचन के समय ये प्रक्रिया क्या होती है, इसे आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए सबसे पहले 44 यहाँ पर यक्ष वाई, मतलब ये क्या है, पिताजी हैं। यक्ष 44 यक्ष, ये जाहिर सी बात माता जी हैं। तो इसे यदि तोड़ा जाए तो 22 यक्ष यहाँ तोड़ दिए, 22 वाई यहाँ तोड़ दिए, ठीक, 22 यक्ष यहाँ तोड़ दिए, 22 यक्ष यहाँ तोड़ दिए, 2 में हमने तोड़ के यहाँ पर रख दिया। अब 22 यक्ष यहाँ से और 22 यक्ष इधर से आएगा तो यह 44 यक्ष हो जाएगा। जाहिर सी बात यक्ष है तो लड़की पैदा होगी।
और मान लेते हैं दूसरा तुम्हारे पास क्या होगा, यहाँ पर 22x यहाँ पर है, 22xy, ठीक है, ये सॉरी y यहाँ पर है और x यहाँ पर है, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे 44 और प्लस में xy। तो जाहिर सी बात क्या होगा, xy है तो लड़का पैदा होने की चांस बढ़ जाएगी। चांस नहीं 150% है जी, उसमें चांस वाली क्या बात है, ठीक है। तो इस पे आपको क्या कर देना, टिक मार देना। लिखा है लिंग निर्धारण दी गई, ठीक है, x और y तुम्हारे पास लिंग अभिक्रिया कहलाती है। इसी को तुम्हें क्या कर देना, पूरा एक्सप्लेन कर देना। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने पूरा डिटेल में क्वेश्चन को कर लिया। अब इसका एक क्वेश्चन और हम देखें बताएं, उससे पहले देख लें। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए क्या हो गया, ये सब हमने क्या कोड किया 20 MCQ के एकदम डिटेल में हमने सॉल्व कर लिया। स्क्रॉल करके जाएं तो आपका देखिए एटलीस्ट सारा क्वेश्चन हमने क्या कर दिया, ये सब कवर करा दिया। दृष्टि दोष, आकाश में अंधनुष का बनना, उत्तल दर्पण, अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस, ये सब हमें करा दिए। ये सब MCQ को, ठीक है, MCQ तो करा दिए। ये भी जो 1 नंबर का 4 नंबर का सबको हमने डिटेल में कवर कर चुके हैं, ठीक है। इधर भी क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड जिंक के साथ अभिक्रिया करेगा तब क्या होगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब भी हमने क्या कर दिया, इसे कवर कर लिया डिटेल में, ठीक है। ये नहीं देखें क्या भाई, ये 5वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन हमें देखना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि ये आता ही आता भाई। चलो यहीं पर हम बता देते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, देखो सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया जिंक दानेदार के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड मतलब क्या हो गया, ये तो हमें लिखना थोड़ा सा पड़ेगा, जगह देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम जगह बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसमें कह दिया सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक, जिंक मतलब जेडियन हो जाएगा, इससे क्या कर देंगे H2SO4 के साथ क्या कर देंगे, आपको रिएक्शन कराएंगे, तो ये क्या बनेगा, देखिए ये तुम्हारे पास विस्थापन अभिक्रिया, तो हाइड्रोजन गैस बगल में निकलेगी और यहाँ पर जिंक का सल्फेट क्या हो जाएगा, अलग में निकल जाएगा, और इसी को तुम्हें बैलेंस, ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है। तो ये पहली अभिक्रिया तुम्हें ये लिखनी है। नेक्स्ट अभिक्रिया तुमसे क्या दे रखा है, इसी में क्या देखा, तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड और क्या कहते हैं मैग्नीशियम पट्टी को, मतलब तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब यह Cl के साथ क्या होता है, Mg के साथ अभिक्रिया कराया जाता तो क्या बनेगा, सबसे पहले देखा जाए तो Mg, ठीक है, MgCl2 बनेगा, क्या बनेगा, MgCl2 बनेगा, प्लस में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो इसे आपको क्या कर देना, पूरा बैलेंस कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से संयोग करके अमोनिया बनाता, नाइट्रोजन मतलब N2 और हाइड्रोजन मतलब H2, जब रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा, NH3 बना देगा। अब बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 नाइट्रोजन, यहाँ पर 1 नाइट्रोजन, 2 से यहाँ गुणा करा देना, 3 से हाइड्रोजन के पास गुणा करा देना, आपका बैलेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर तुमसे पूछा हाइड्रोजन सल्फाइड वायु में दहन के साथ जल बनाता, प्लस में हाइड्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड बनाता। सबसे पहले हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है, इसे बारे में देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब H2S दे रखा, और किसके साथ अभिक्रिया करेगा, वायु के साथ अभिक्रिया करेगा, तो ये क्या बनाएगा, सबसे पहले जल बनाएगा और प्लस में क्या बनाएगा जी, सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2 बनाएगा। अब इसी को तुम्हें क्या कर देना, बैलेंस कर देना एकदम अच्छे से, तो काम बन जाएगा, ठीक। तो यही दे रखा था, और हमने प्लेटिनियम ये सब कुछ डिटेल में देख लिया, IPAC नेम संयोजी बंध ये सब हमने डिटेल में देख लिया, कठोर जल वाला भी देख लिया, अथवा करके ये जीवी क्वेश्चन था, इसे भी हमने कवर कर लिया अपने, ठीक है, लेक्चर के दौरान, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने क्या कर दिया, देख लिया। ये आपको इसी मतलब जो क्वेश्चन बताए लिंग निर्धारण वाले, इसी को पहले पढ़ना है पैसेज को, फिर 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ये नेक्स्ट वीडियो यहाँ पर ये वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछा 6 नंबर का, प्लीज़ आप इसी के हम लिंक में एक डाल देंगे, ठीक है, एकदम से इजी तरीके से। मानव आहार नाल को प्लीज़ आप इसे एक बार देख लीजिएगा, हमने क्या कर दिया, आहार नाल बनाया है, और इसे थोड़ा सा देख लीजिएगा। और यदि देखा जाए तो तुम्हारे पास मानव नर जनन तंत्र और, ठीक है, और पुष्प का जो तुम्हारे पास जो काट होता है, ठीक है, यानी स्त्री केसर का, तो उसे आप प्लीज़ थोड़ा सा डायग्राम भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपका जो नेक्स्ट पेपर यानी अंग्रेजी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, अपना और अपने का ख्याल रखिएगा, ठीक। और पेपर में 150% कॉन्सनट्रेट होकर पेपर करिएगा और फोड़ के आना है, ठीक। जय हिंद, जय साहब।